जय हिंद साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। और हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। हमने अभी तक मिडाइवल हिस्ट्री में क्या पढ़ लिया है, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया है। मतलब दिल्ली सल्तनत में टोटल अपने 5 वंश थे। उन कौन से 5 वंश थे? देखो, अपने थे क्या, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था या फिर खिलजी डायनेस्टी था, तुगलक डायनेस्टी हो गई अपनी, सैयद हो गई और लोदी हो गई। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी लोदी डायनेस्टी। और इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, मुग़ल साम्राज्य या फिर मुग़ल एम्पायर। देखो, बगैर फालतू की बात किए हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल एम्पायर। तो सब लोग आ जाओ। और हाँ, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दो वीडियो को कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो हम क्या पढ़ेंगे? मुग़ल एम्पायर। यहाँ से दिख रहा है ना? रुको, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। मुग़ल एम्पायर या फिर मुग़ल साम्राज्य। आप बखूबी जानते होंगे कि मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी किसने? बाबर ने। मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी बाबर ने। मतलब 1526 से तो 1530 एडी के बीच में। देखो, मुग़ल साम्राज्य का जो फाउंडर है बाबर, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इससे थोड़ा हम पीछे चलते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था और इनकी माता का क्या नाम था और कहाँ का शासक था। तो देखो, बाबर को जानने से पहले एक इतिहासकार थे, उस इतिहासकार का नाम क्या है? उस इतिहासकार का नाम है विलियम रसरक। विलियम रसरक जो एक इतिहासकार है, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है एन एम्पायर बिल्डर एट 16th सेंचुरी। यहां से दिख रहा है ना, सेंचुरी। देखो, इसी बुक से हमें क्या होता है कि बाबर के बारे में सारी जानकारी अपने को इसी बुक से मिलती है। क्या है? बाबर के बारे में सारी जानकारी अपने को मिलती है। इसी बुक से बाबर के बारे में अपने को सारी जानकारी मिलती है। तो देखो, हम अब स्टार्ट करते हैं बाबर। आप याद रखिएगा कि बाबर के बारे में सारी जानकारी किस बुक से मिलती है। ये है इतिहासकार विलियम रसरक और इनकी बुक का क्या नाम है? एन एम्पायर बिल्डर एट 16th सेंचुरी। चलो ठीक है। देखो, एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना होगा उसका, फरगना। और यहाँ कहाँ पड़ती है? मध्य एशिया के जो अफगानिस्तान वाला रीजन है ना, वहाँ पे। देखो, एक व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। और इनकी एक वाइफ थी, उनका क्या नाम था? निगार खानम। निगार खानम। इन्हीं का पुत्र हुआ था कौन? बाबर। कौन हुआ था? बाबर। और बाबर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1483 एडी में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था फरगना, जो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य एशिया का रीजन है ये। क्या? फरगना कहाँ पर है? मध्य एशिया। और यहीं पे 1483 एडी में क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। देखो, इनके जो पिता थे ना, ये तैमूर वंशज के थे। कौन थे? तैमूर वंशज के थे। और इनकी जो माता थी वो कौन सी थी? ये मंगोल की थी, ये मंगोल वंशज की थी। तो इन्हीं का पुत्र कौन हुआ था? बाबर हुआ था। ठीक है। और बाबर ही क्या हुआ था, जब इनका शासनकाल आगे चलता गया तो इसके बाद क्या हुआ था कि इनके पिता, मतलब जो उमर शेख मिर्ज़ा है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के मद्देनज़र 1494 एडी में क्या हुआ था कि बाबर क्या हुआ था? फरगना का शासक बना था। फरगना का शासक बना था। शासक बना कौन? बाबर। कब बना? 1494 एडी। मतलब यहाँ 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बन गया था। कौन? बाबर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
देखो अब हम बात करेंगे कि बाबर ने कौन कौन से अभियान करे थे, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी इसने, उसके बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे। देखो अब हम बात कर रहे हैं 1501 एडी की। अभी हमने क्या जाना कि जो बाबर है 1494 एडी में फरगना का शासक बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसका शासनकाल चलते रहता है और एक डेट आती है कौन सी, 1501 एडी। तो उस समय बाबर क्या करता है, एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है समरकंद। समरकंद, और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है उज्बेकिस्तान पे, उज्बेकिस्तान में यह जगह पड़ती है। ठीक है, तो क्या करता है कि जो बाबर है ना, ये उज्बेकिस्तान पे क्या करते था, अधिकार कर लेता है। बाबर के अधिकार करने के बाद अब हम बात करेंगे 1502 एडी की। जब ये बाबर समरकंद पे अधिकार कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, एक शासक आता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है शैबानी खां उज़्बेक। शैबानी खां उज़्बेक एक शासक है जो क्या करता है कि ये रिटर्न समरकंद पे हमला कर देता है और क्या करता है, बाबर को ये डिफेट कर देता है। तो हम जानेंगे कि एक समरकंद का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, बाबर वर्सेस शैबानी खां उज़्बेक, और इसमें क्या होती है, शैबानी खां उज़्बेक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाबर की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। बाबर की ये पहली हार थी कब, 1502 एडी में, कहाँ पर, समरकंद के खिलाफ, और ये जो है शैबानी खां जीत जाता है। इस हार के बाद क्या होता है, वो देना, इस हार के बाद क्या होता है कि बाबर फिर से कहाँ चले जाता है, फरगना चले जाता है और वहीं पे शासन करने लग जाता है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, हाँ। देखो जब ये फिर से फरगना वापस चले जाता है और अपना शासन संभालता है, इसके बाद इसका एक और अभियान आता है। उस अभियान का नाम क्या है, देखो अब हम बात करेंगे 1504-5 एडी की। 1504 से 1505 एडी की एक जगह पड़ती है काबुल, और काबुल किसकी राजधानी है, ये है अफगानिस्तान की राजधानी। तो बाबर 1504-5 एडी में काबुल पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। काबुल पर अधिकार कर लेता है कौन, बाबर। और काबुल पे अधिकार करने के बाद ही बाबर एक उपाधि धारण करता है। उसका क्या नाम है, आपने उस उपाधि का नाम सुना होगा। उसने एक उपाधि धारण करी थी, कौन सी उपाधि, उसने पादशाह की उपाधि धारण करी थी। किसने, बाबर ने। ये पूछता है कि पादशाह की उपाधि किसने धारण करी थी, ये करी थी बाबर ने। कब, 1504 एडी में, जब ये काबुल पे अधिकार कर लेता है उसके बाद। ठीक है, इसका एक और अभियान आता है, आप बाकायदा लिखते भी रहा करिए। ठीक है, इसके बाद एक और अभियान आता है, कौन सा, आपने सुना होगा। हम अब बात कर रहे हैं 1519 एडी। एक जगह है, उसका क्या नाम है, बाजोर तथा भैरा। बाजोर तथा भैरा एक जगह पड़ती है जो अभी फ़िलहाल कहाँ पर है, अभी फ़िलहाल पड़ती है पाकिस्तान में। एक जगह है, यहाँ पे एक जाति रहा करती थी, कौन सी जाति, उस जाति का नाम है क्या, यूसुफजई जाति। यूसुफजई जाति। बाबर ने क्या किया था कि 1519 एडी में बाजोर और भेरा में यूसुफजई जाति के खिलाफ क्या किया था, आक्रमण किया था। और यहाँ बाबर क्या हुआ था कि यूसुफजई जाति को इसने परास्त कर दिया था। और इसके परास्त करने का एक रीज़न था, वो क्या रीज़न था, देखो इसके परास्त करने का एक रीज़न था क्योंकि बाबर क्या था, बाबर ने तोप खाने का यूज़ किया था। क्या है, तोप खाने का यूज़ किया था, तोप खाने का उपयोग किया था। तो पूछता है कि बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का उपयोग कहाँ पर किया था, इसने किया था 1519 एडी में बाजोर तथा भेरा पर, इसके खिलाफ यूसुफजई जाति के खिलाफ।
और यह कहा जाता है कि यही पहला आक्रमण क्या था, भारत के खिलाफ था। लेकिन अभी फिलहाल जो है यह पाकिस्तान में जगह पड़ती है, कौन सी, बाजोर तथा भेरा। और ये भी कहा जाता है कि यही आक्रमण भारत में बाबर का पहला आक्रमण था। ठीक है, और हमें ये सारी जो जानकारी है ना ये मिलती है अपने को बाबरनामा में। और बाबरनामा किसने लिखी थी, यह थी बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी। ठीक है, वो भी तुर्की भाषा में। चलो ठीक है, देखो मैंने अभी एक बुक का नाम लिया था, कौन सी बुक थी वो, बाबरनामा। और यहाँ लिखी थी किसने, बाबर में, कौन सी भाषा में, तुर्की में। और इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। देखो बाबरनामा के अनुसार हम बात कर रहे हैं 1526 एडी की। कब की, 1526 एडी की, पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बाबरनामा के अनुसार क्या था, इधर देखो, बाबरनामा के अनुसार उस समय भारत में 5 क्या थे, मुस्लिम राज्य थे और 2 क्या थे, हिंदू राज्य थे। देखो 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे, देखो एक राज्य था मालवा, एक राज्य कौन था, मालवा। और इस टाइम में वहाँ का शासक कौन था, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकेंड। उस टाइम में कौन था, उस टाइम में मालवा का शासक था। और दिल्ली पे कौन दिल्ली में कौन सा शासक था उस टाइम में, बताओ। दिल्ली में शासक था कौन, इब्राहिम लोदी। इसी के खिलाफ क्या होगा, अभी पानीपत का फर्स्ट बैटल होगा। ठीक है, मालवा, दिल्ली और बंगाल। बंगाल में किसका शासन था, आप बता सकते हैं। बंगाल में उस समय था नुसरत शाह, नुसरत शाह। देखो 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से हो गए, मालवा, दिल्ली, बंगाल। और एक और राज्य था, वह कौन सा था, वह था गुजरात। गुजरात का शासन कौन था बताओ उस टाइम में। देखो गुजरात का शासक था उस समय कौन, मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह उस टाइम में गुजरात का शासक था। और एक और राज्य था, कौन सा राज्य था वो, देखो मालवा, दिल्ली, बंगाल, गुजरात। और एक का क्या नाम था बताओ, एक का नाम था बहमनी, बहमनी। और बहमनी का शासक कौन था, काजी मुल्ला शाह, काजी मुल्ला शाह उस टाइम में कौन था, बहमनी का शासक था। देखो हम बात कर रहे हैं बाबर के बारे में। बाबर माना की एक बुक है, उसका क्या नाम है, बाबरनामा। उसके अनुसार हम बात करें 1526 एडी की, उसके अनुसार उस टाइम में भारत में टोटल 5 मुस्लिम राज्य शासन कर रहे थे। कौन कौन से, मालवा, दिल्ली, बंगाल, गुजरात और बहमनी। और 2 हिंदू राज्य शासन कर रहे थे। वह हिंदू राज्य कौन से थे, आपने नाम भी सुना होगा। देखो हिंदू राज्य थे, एक था कौन, मेवाड़। और मेवाड़ का शासक कौन था उस समय, आप जानते होंगे, राणा सांगा। यहां से दिख रहा है, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। और एक और राज्य था, वह कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य। आपने नाम भी सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, विजयनगर का शासक कौन था उस समय था कृष्णदेव राय। बहुत ही फेमस शासक था कृष्णदेव राय। उस समय कौन था, विजयनगर साम्राज्य का शासक था। देखो विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, मैं आपको बता दूं, एक फैक्ट है, 1336 एडी में। और उस समय किसके शासनकाल में हुई थी, यहाँ हुई थी एमबीटी के शासनकाल में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और जो ये बहमनी साम्राज्य है ना, ये इसकी स्थापना हुई थी 1347 एडी में। और किसके शासनकाल में, यह भी एमबीटी के शासनकाल में हुई थी। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का शासक था, उन्हीं के समय में इन 2 राज्यों की क्या थी, स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्या जाना कि 1526 एडी में, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध के समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य हुआ करते। देखो अब होगा इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, कब होगा बताओ। हम बात कर रहे हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। देखो
मान लो यहाँ पर कौन सा शासक है, यहाँ पर शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और यह कहाँ का शासक है, यह है दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक, ठीक है। और यहाँ पे है फरगना का शासक कौन, बाबर। कौन, बाबर। देखो इधर देखना गौर से आप लोग भी। उस टाइम में क्या था कि जब इब्राहिम लोदी जब दिल्ली में शासन कर रहा था, कौन, इब्राहिम लोदी, तो उस टाइम में क्या था इसके समय कि मैंने आपको बताया भी था दिल्ली डायनेस्टी में कि उस टाइम में इक्तेदारी प्रथा चलती थी। इक्तेदारी प्रथा चलती थी मतलब यहाँ पर अगर बीच में अगर कोई शासक बैठा है तो देखो उस समय क्या होता था, जो पूरा राज्य था यहाँ क्या था, प्रांतों में बटा हुआ था। मतलब इस टाइप से पूरा प्रांतों में बटा हुआ था और बीच में कौन था, बीच में बैठता था कौन, राजा, मतलब यहाँ से शासन करता था। और ये जो था ना हर प्रांत का क्या होता था, एक इक्तेदार होता था। हर प्रांत का एक इक्तेदार होता था और इसके लिए क्या होती थी, इसके लिए आर्मी मतलब सेना भी होती थी। इक्तेदार का क्या काम था कि अपनी चारों तरफ से राज्य की सुरक्षा करना, प्लस में जितना भी टैक्स आता है सारा वसूल करके राजा को देना, ठीक है। उस समय एक जगह पड़ती है बंगाल, बंगाल एक जगह का नाम है, एक प्रांत था। उस टाइम में क्या था कि बंगाल प्रांत का इक्तेदार कौन था, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी। और कौन था, और था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। यहाँ कौन थे, यहाँ इब्राहिम लोदी के चाचा कहे जाते थे दोनों, ठीक है। कौन, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। देखो मान लो दौलत खां ने 100 रुपये टैक्स वसूल किया टोटल, तो यहाँ क्या करता था, इसने 100 रुपये तो टैक्स वसूल किया लेकिन 50 रुपये किसे देता था, इब्राहिम लोदी को। कौन, दौलत खां लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी क्या कहता था कि नहीं मुझे 50 नहीं मुझे 80 रुपये चाहिए। कौन कहता था, इब्राहिम लोदी। इसी के मद्देनज़र क्या हुआ था कि इन दोनों में अनबन हो गई थी और ये जो थे ना दौलत खां लोदी प्लस में आलम खां लोदी, इन्होंने क्या किया था, बाबर को निमंत्रण दिया था। क्यों निमंत्रण दिया था कि आप जाओ और इब्राहिम लोदी पे आप क्या करो, अटैक करो। किस पे अटैक करो, इब्राहिम लोदी पे आप अटैक करो। ये निमंत्रण भेजा था किसने, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने, किसे, बाबर को। और बाबर उस टाइम में क्या था, फरगना का शासक था, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं पानीपत के प्रथम बैटल की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो ये रहा दिल्ली। दिल्ली में उस समय कौन था, दिल्ली में था इब्राहिम लोदी और फरगना में था कौन, बाबर। और इन्हीं के बीच में एक बैटल हुआ था, उस बैटल का क्या नाम है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1526 एडी में। कब हुआ था, 1526 एडी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। और इसमें क्या हुआ था कि बाबर की जीत हो गई थी और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, ठीक है। देखो पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के कुछ कारण थे। देखो मैं आपको बताता हूँ वो क्या कारण थे। इस युद्ध में क्या किया था कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। अब इब्राहिम लोदी की सेना रही कौन सी, तलवार भाले वाली, और वो कहाँ, और उसकी सेना में क्या थी, तोपें थी। लाजमी है कि जिसकी सेना में तोप रहेंगी वो तो जीतेगा ही। देखो इसके कुछ जीत के कारण थे, किसके, बाबर के। बाबर के जीत के कारण कौन कौन से कारण थे, देखो पहला क्या कारण था कि तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने का प्रयोग, देखो तोपखाने को चलाने के लिए, तोपों को चलाने के लिए तोपची भी लगते हैं। तो एक फेमस क्वेश्चन है कि बाबर के तोपची कौन थे। देखो बाबर के दो तोपची थे, याद रखना। उनके क्या नाम है, एक का नाम है मुस्तफ़ा और दूसरे का क्या नाम है, और दूसरे का नाम है अली। यह कौन थे, यह बाबर के दो तोपची थे। देखो अब इसकी जीत का सेकंड रीज़न क्या बनता है कि तुलगमा युद्ध पद्धति, तुलगमा
युद्ध पद्धति, यहाँ क्या होती है तुलगमा युद्ध पद्धति, आप बता सकते हो ये पद्धति क्या होती है? आपने पहली बार नाम सुना होगा तुलगमा युद्ध पद्धति। देखो आप सामने देखो, नहीं बाहुबली वाला नहीं था, देखो ये रही बाबर की सेना। बाबर की सेना क्या था कि मतलब एक ये टुकड़ी रही, एक टुकड़ी ये रही, एक टुकड़ी ये रही, और ये सामने किसकी सेना रही? ये रही इब्राहिम लोदी की सेना। तो क्या होता था कि पहले ये वाली सेना जाती थी युद्ध करने, और जब ये थक जाए तो ये क्या हो जाए? वापस हो जाए। उसके बाद ये वाली सेना जाए, फिर उसके बाद ये वाली सेना जाए। इस टाइप से क्या था कि ये लोग बारी बारी से युद्ध करते थे। तो इससे फ़ायदा क्या था कि सैनिक थकते नहीं थे इससे। तो यही थी तुलगमा युद्ध पद्धति, या फिर चाहे तो और क्या था कि ये लोग आपस में विरोधियों की सेना को क्या कर लेते थे? चारों तरफ से घेर लिया करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानीपत के प्रथम बैटल में बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और हाँ, ये जो है ना तोपखाने का प्रयोग बाबर ने ईरानियों से सीखा था। किससे सीखा था? ईरानियों से सीखा था तोपखाने का प्रयोग। और ये जो तुलगमा युद्ध पद्धति यह किसकी है? यह मंगोलों की पद्धति, आप याद रखिएगा। किसकी? मंगोलों की, क्योंकि जो बाबर की माँ थी वह कौन थी? मंगोल वंश की थी। बाबर की माँ का क्या नाम है? निगार खाना। ठीक है, देखो पानीपत के प्रथम बैटल अब होता है 1526 एडी में। उसी के एक साल बाद एक और बैटल होता है। कौन सा बैटल होता है वो? देखो अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या होता है कि जो है भारत में मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। तो देखो अब हम बात करेंगे कि मुगल वंश का उस समय शासक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का शासक बन गया था और भारत में मुगल वंश की नींव रख दी थी बाबर ने, और यहाँ दिल्ली पर शासन करने लग गया था। ठीक है, देखो उस समय दिल्ली या फिर मुगल वंश का शासक कौन था? बाबर। और यह एक जगह पड़ती यहाँ पे बयाना, आपने नाम सुना होगा, एक जगह पड़ती बयाना। और यह जगह कहाँ पर पड़ती है? यहाँ पड़ती है भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है राजस्थान में। देखो बाबर का एक सेनापति था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मेहदी हसन। मेहदी हसन कौन था? बाबर का सेनापति था। तो ये क्या करता है, जो मेहदी हसन बयाना पर आक्रमण कर देता है। कौन? मेहदी हसन। और ये जो है ना बयाना, उस टाइम में जो बयाना जो जगह है, और यह मेवाड़, आपने जो नाम सुना होगा मेवाड़, उस समय वहाँ का शासक कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा। ये जो बयाना है यह मेवाड़ के अंतर्गत आता था। जब यह बात राणा सांगा को पता चली क्या कि मेहदी हसन ने बयाना को अपने अंडर में कर लिया है, उस पर अधिकार कर लिया है, तो राणा सांगा ने क्या किया? इस मेहदी हसन की हत्या कर दी। किसने? राणा सांगा ने। और इन्हीं के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसका क्या नाम है? बयाना का युद्ध। यह पूछता है कि बयाना का युद्ध किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर, या फिर हम मेहदी हसन बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दे। ठीक है, और यह कब हुआ था? यह हुआ था फरवरी 1527 एडी में। पूछता है कि बयाना का युद्ध कब हुआ था? 1527 एडी में। आपने सिर्फ 4 युद्ध पढ़े होंगे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। लेकिन उससे पहले, खानवा के युद्ध से पहले जो कहानी जो बनती है ये हमने सारी बयां कर दी ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, देखो जब ये बात क्या हुआ था कि उस टाइम में जब राणा सांगा ने मेहदी हसन की हत्या कर दी, ये बात बाबर को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। कौन सी बात? यही वाली बात। तो इसी के बाद एक युद्ध हुआ था यहाँ पे रहा मेवाड़, और मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ। और यहाँ पर दिल्ली का शासक कौन है? बाबर। ठीक है, इन्हीं के बीच में एक बैटल हुआ था, उस बैटल का क्या नाम है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। यह किसके बीच में हुआ था?
यह हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा। और यहाँ कब हुआ था? यह हुआ था मार्च 1527 एडी में खानवा का बैटल हुआ था। ठीक है, और यह भी कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने एक नई पद्धति का यूज़ किया था। उस पद्धति का क्या नाम है? उस्मानी रूमी विधि। इसने युद्ध के दौरान एक नई पद्धति अपनाई थी, उसका क्या नाम है? उस्मानी रूमी विधि। इस पद्धति में क्या होता था, क्योंकि देखो हमने क्या जाना कि जो बाबर है अपने युद्ध में अपने युद्ध में तोपखाने का यूज़ करता था। कौन? बाबर। तो वही तोपखाने क्या करे थे कि इन्होंने इस पद्धति में तोपखानों को क्या किया था? ज़मीन में गाड़ दिया था। किसने? बाबर ने। यही होती क्या? उस्मानी रूमी विधि। इसमें क्या होता है कि तोपखानों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है मोटी मोटी जंजीरों से। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी और राणा सांगा की हार हो गई थी। और यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा युद्ध के बीच में घायल होने की वजह से एक जगह पड़ती है, उस जगह का क्या नाम है? आपने नाम भी सुना होगा उस जगह का, जो पड़ती कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? बसवा। एक जगह पड़ती है राजस्थान में, बसवा। वहाँ पर ही जाकर राणा सांगा ने उस टाइम में शरण ली थी। और ये जगह कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में। और यहीं पे क्या है? राणा सांगा का मकबरा है। कहाँ पर है राणा सांगा का मकबरा? होता है कभी पूछ ले, ऐसे नए क्वेश्चन बनते हैं कि राणा सांगा का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है बसवा। और बसवा जगह कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, चलो। हाँ, एक बात है इम्पोर्टेंट। आपने एक इतिहासकार थे, मैं आपको बता दूं, मुझे ध्यान आ गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था जेम्स टोड। जेम्स टोड एक इतिहासकार ने, और इसी इतिहासकार ने राणा सांगा को एक क्या बोला था? एक उपाधि दी थी। क्या दी थी? सैनिकों का क्या दिए थी? सैनिकों का भगवानेश। सैनिकों का भगवानेश। यह राणा सांगा को जेम्स टोड ने कहा था। क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष। ठीक है, और इसी जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। याद रखिएगा कि फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री मतलब राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स टोड को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमने कौन कौन से बैटल पढ़ लिए अभी तक? हिला तो नहीं आ रहा है ना? सही देखो, हमने अभी तक कौन कौन से बैटल पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध। हमने बयाना का भी युद्ध जाना। ठीक है, देखो इसके बाद एक और युद्ध आता है, उसका क्या नाम है? बताओ। एक युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, आप इसको सिर्फ डेट याद रखने की। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 एडी में। कब हुआ था? 1528 एडी में। और इनके बीच में हुआ था, यह हुआ था मेदिनी राय वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, पूछता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 एडी में। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा? 1526 जाना, 1527 जाना, 1528 तक हमने पढ़ लिए। क्योंकि जो बाबर के जो युद्ध हुए ना, ये हर साल होते रहे, मतलब लाइन से इसकी डेट वार है, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, चंदेरी का युद्ध है। इसके बाद बाबर का एक और युद्ध है। आपको सिर्फ क्या है, इनकी आपको डेटें याद रखनी है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत है नहीं है, नहीं तो क्या है, वैसे इम्पोर्टेंट है भी नहीं ये सब चीज़ें। देखो एक और युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1529 एडी में। और यह किनके बीच में हुआ था? यह हुआ था, एक बंगाल का शासक था। मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, उस समय कौन था? नुसरत शाह। मैंने आपको बताया था ना कि बाबरनामा के अनुसार भारत में उस टाइम में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे।
तो उन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य था बंगाल, और उसका शासक कौन था? नुसरत शाह। और इस टाइम में कौन है? और दिल्ली का शासक है बाबर। तो नुसरत शाह वर्सेस बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था। उसी युद्ध का क्या नाम है? घाघरा का युद्ध। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1529 एडी में। ठीक है, 1529 एडी में, आप याद रखिएगा। देखो हमने अभी तक टोटल वैसे आपको ट्रिक की ज़रूरत तो है नहीं है, आपने सुनी भी होगी ट्रिक। वैसे लाइन से युद्ध है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, और फिर आप याद रखिएगा। वैसे भी तो इजी है, आप तो आराम से याद रख सकते हैं इतना। देखो याद रखने क्या है, हम जानते हैं कि इसने लाइन से तो 4 युद्ध किए थे। कौन कौन से? जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, 1526 का पानीपत का युद्ध, फिर उसी के 1 साल बाद खानवा का युद्ध, कब? 27 में, फिर 28 में चंदेरी का युद्ध, और 29 में घाघरा के युद्ध, और 1530 में क्या हुआ था? इसकी मौत हो गई थी, मतलब मर गया था। हम पढ़ेंगे अभी और हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, हमने क्या पढ़ा था? खानवा का युद्ध। 1527 में क्या पढ़ा था? खानवा का युद्ध पढ़ा था हमने। तो इसी युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ था कि जो बाबर ने ना एक उपाधि धारण करी थी, गाजी की उपाधि। पूछता है कि गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद बाबर ने धारण करी थी? वो भी याद रखिएगा कि वो खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। पूछता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? बताओ। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और क्या किया था कि इसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। और हाँ, जो ये मुगलों की भाषा थी ना, इनकी जो भाषा थी, आप याद रखिएगा। पूछता है कि मुगलों की भाषा कौन सी थी? मुगलों की भाषा थी फारसी, आप याद रखिएगा। और ये जो मुगल जो वर्ड बना है, यह मंगोल से बना है। मंगोल शब्द है। कौन सा? मुगल। ठीक है। देखो हमने अब सारे युद्ध के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं बाबर की ऑटोबायोग्राफी की, या बाबर की आत्मकथा की। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? बाबर की ऑटोबायोग्राफी की, ऑटोबायोग्राफी की या आत्मकथा की, आत्मकथा। ठीक है। देखो बाबर की एक आत्मकथा थी, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? बाबरनामा। बाबरनामा। और यहाँ किसने लिखी थी? यहाँ लिखी थी बाबर ने, आप जानते हैं। और इसकी लैंग्वेज क्या थी? यहाँ तुर्की भाषा में लिखी थी। आप याद रखिएगा, जो बाबरनामा थी वह कौन सी लैंग्वेज में थी? वह थी तुर्की लैंग्वेज में। देखो यही बाबरनामा का क्या हुआ था कि फारसी में अनुवाद किसने किया था? पूछता है कि फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखो एक व्यक्ति है पायंदा खां। पायंदा खां, बोलोगे ये कौन है? हमने तो अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम सुना था। देखो उनका भी नाम आ गया। एक और व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना है। ये खान ए खाना, हम इसे खाना खाना नहीं बोलेंगे। देखो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पायंदा खां। और किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और अब्दुल रहीम खाने खाना किनका पुत्र था? बैरम खां का। आपने नाम सुना होगा बैरम खां का, जो बाद में कौन बनता है? अकबर का अंगरक्षक था। कौन? बैरम खां। उन्हीं का पुत्र कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्होंने क्या किया था? फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया था। ठीक है। हमने तो फारसी में अनुवाद पढ़ा, कि आप जानते हैं कि इसका इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ था बाबरनामा का? देखो यहाँ से दिख रहा है ना। देखो बाबरनामा का इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ था। इंग्लिश में अनुवाद, बाबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? यह किया था एनी बेवरेज ने। किसने? एनी बेवरेज। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, एनी बेवरेज। एक इतिहासकार थे
एनी बेवरेज, उनने क्या किया था, बाबरनामा का इंग्लिश में भी अनुवाद किया था एनी बेवरेज ने। पूछ लेता है अक्सर, ठीक है, वैसे आज तक पूछा तो नहीं गया, फिर भी क्या भरोसा कि आजकल पूछ ले, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि बाबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। क्योंकि अक्सर पूछता है कि फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि इंग्लिश में भी अनुवाद किसने किया था। किसने किया था? एनी बेवरेज ने किया था, ठीक है। और इसका फ्रेंच में भी अनुवाद हुआ है, मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया है। और उस इतिहासकार का क्या नाम था, पावर थे डी कॉस्टले, ऐसा कुछ थे, एक इतिहासकार थे। वैसे क्या पूछेगा नहीं, फिर भी अगर चाहे तो आपको ऑप्शन में ध्यान आ जाए। एक फ्रेंच में भी इसका अनुवाद हुआ था बाबरनामा का, और यहाँ पावर थे डी कॉस्टले करके एक इतिहासकार थे, उन्होंने फ्रेंच में क्या किया था, बाबरनामा का अनुवाद किया था, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं बाबर की कुछ उपाधियों के बारे में। किसकी? बाबर की। अब हम बात करेंगे कुछ उपाधियों के बारे में बाबर की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि 1504-5 एडी में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण करी थी, और खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करी थी। देखो बाबर जो था बहुत ना उदारवादी था, मतलब उदारवादी रहमदिल था। तो इसने क्या किया था, इसे उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? उदारता के लिए, बताओ, इसने उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण करी थी। कौन सी? कलंदर की उपाधि उदारता के लिए धारण करी थी, ठीक है। इसकी एक और उपाधि थी, इसने ली थी, उसका क्या नाम है? इसने बादशाह की भी उपाधि धारण करी थी। बादशाह की उपाधि धारण करी थी इसकी सारे। और यह कब धारण करी थी? यह करी थी 1507 एडी के आसपास इसने ये वाली उपाधि धारण करी थी, ठीक है। बाबर को क्या है कि एक शैली पड़ती है, उसका क्या नाम है? मुबैयान शैली। मुबैयान शैली। मुबैयान शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबर। ये पूछता है कि मुबैयान शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ कहा जाता है किसे? बाबर को। तो इसकी ये कुछ उपाधियाँ थी। और हाँ, आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एक पानीपत, जहाँ पे एक जगह पड़ती है जहाँ पे युद्ध हुआ था पानीपत, और ये कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है हरियाणा और दिल्ली वाली रीजन में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण किया था बाबर ने। आप याद रखिएगा कि जो पानीपत की मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाबर की मृत्यु के बारे में। हमने अभी तक बाबर के बारे में जो जो बातें थी वो सारी जान ली। आप बाकायदा नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि आपको ऐसा डेटा कहीं पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 एडी में। 1530 एडी में कहाँ पर हुई थी? यहाँ हुई थी आगरा। देखो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 एडी में, और इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में क्या किया गया था? इसे दफनाया गया था। लेकिन इसके बाद इसे दफनाने के बाद काबुल ले जाया गया, और वहीं पे क्या किया गया? बाबर का मकबरा बनाया गया। तो पूछता है बाबर का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? यह पड़ता है काबुल में। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, इसके बाद इसे काबुल में दफनाया गया, और वहीं पे इसके मकबरे का निर्माण किया गया काबुल में, ठीक है। आप इसको भी लिख लीजिए। देखो हमने अभी बाबर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में जाना था, उसका क्या नाम था? बाबरनामा। उसमें क्या किया है कि बाबर ने कुछ लाइनें लिखी है भारत के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा था कि भारत में फलों का राजा आम। फलों का राजा किसे कहा गया? आम को कहा गया है, यह बाबरनामा में लिखा हुआ है। और क्या कहा गया भारत के बारे में?
कि भारत एक धनी राष्ट्र था। भारत एक धनी राष्ट्र था, धनी राष्ट्र था। पूछता है कि यह लाइनें किस बुक में लिखी और किसने लिखी है। यह बाबरनामा में लिखी हुई है। और भारत को कारीगरों का देश भी कहा गया है। किसमें? बाबरनामा में, कारीगरों का देश। यह सब चीज़ बाबरनामा में कहा गया है। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा शासक आएगा? इसके बाद आएगा हुमायूं। हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन आप जान लो कि बाबर के 4 पुत्र थे। पहला था कौन सा? हुमायूं। पहला कौन था? हुमायूं। दूसरा कामरान। कौन था? कामरान। और तीसरा कौन था? अस्करी। और चौथा कौन था? हिंदाल। आप याद रखिएगा, बाबर के 4 पुत्र थे और इसकी एक पुत्री भी थी। उसका क्या नाम था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। इसने क्या करी थी? इसने हुमायूंनामा लिखी थी। और ये कौन थी? बाबर की पुत्री थी। तो आज हमने बाबर के बारे में सारी बातें जान ली। ठीक है। और हाँ सॉरी, एक और बात रह गई कि बाबर के एक गुरु थे, उनका क्या नाम था? आप लिखिएगा, एक गुरु थे बाबर के, उनका क्या नाम था? ख्वाजा अहरार। अहरार खां। ये कौन थे? यह बाबर के गुरु थे। तो हमने बाबर के बारे में सारी बातें जान ली, स्टार्टिंग से लेके तो पूरी लास्ट तक कि बाबर के पिता का क्या नाम था, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, इसका जन्म कब हुआ था, ये सब चीज़ क्या करी हमने, बाबर के बारे में सारी बातें जान ली। ठीक है। तो हम अब अगली क्लास में मिलेंगे हुमायूं के साथ। ठीक है।